दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और कश्मीर की खूबसूरती एक तरफ। इफ देर इज एनी वेयर अ पैराडाइज ऑन दिस अर्थ दैट इज इन कश्मीर। ये बात जहांगीर ने कही थी। हमी नस्त हमी नस्त हमी नस्त। दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, दैट दिस इज द प्लेस, कश्मीर इज द प्लेस विच इज हेवन ऑन अर्थ। अब जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों की जब बात करते हैं, तो यहाँ की सुंदर वादियाँ हों या हम बात करें यहाँ के पानी की, हवा के झोंकों की, तो यहाँ की जो कुदरत है, यहाँ की जो नेचर है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी हमेशा बात यहाँ पे सेंट्रल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आतंकवाद हमारे माइंड में आता है, सेपरेटिज्म हमारे माइंड में आता है, पर यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं ये भी अपने आप को उतना ही भारत का हिस्सा समझते हैं जितना भारत जम्मू कश्मीर को अपना समझता है, और इसमें कोई दो राहें नहीं है। कभी आपको मौका लगेगा कश्मीर जाने का, घूमने फिरने का, तो वहाँ पे आप एक बात ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं टूरिस्ट की, बहुत हॉस्पिटेबल है। सो दोस्तों, आज का जो हमारा इशू रहेगा योजना का, तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे योजना मैगजीन के इनिशिएटिव का। जैसे कि आप जानते हैं, द लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हमारा योजना मैगजीन का डिस्कशन रहता है, सुबह 8 बजे आता है। और अभी हम सितंबर के जो मंथ का योजना एडिशन था उसका हम डिस्कशन एनालिसिस करेंगे 2 पार्ट्स में, लेकिन दोनों पार्ट्स को एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, योजना मैगजीन अभी हमने ये इनिशिएटिव इस साल जनवरी से शुरू करा था, और जैसे कि मैं आपको हर वक्त योजना मैगजीन की शुरुआत में बात बताता रहता हूं कि ये मैगजीन बहुत इजीली अवेलेबल भी है, मार्केट में आपको मिल जाती है, किंडल में चाहे किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कौन सी भाषा में पढ़ना चाहें, ऑनलाइन पढ़ना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देख के एनालिसिस सुन के जो हमारा जो पीडीएफ है, जो हम इसका पीडीएफ बनाते हैं, बिकॉज अगेन योजना वर्ड टू वर्ड पढ़ने को मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, तो जो समरी है योजना मैगजीन की पीडीएफ की, वो आप यहाँ पे वीडियो पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और ये जो एनालिसिस है सुन भी सकते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव मैगजीन भी नहीं है, सरकारी मैगजीन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये पब्लिश करी जाती है। और ये जो मंथली मैगजीन है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस करे जाते हैं। अब यहाँ पे कश्मीर का मुद्दा हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि GS3 से भी रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कुछ इश्यूज हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ इश्यूज हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अगेन यहाँ पे जो इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे वो आपके यूपीएससी के सिलेबस को ही केटर करेंगे, प्राइमरली GS2 एंड GS3। और योजना मैगजीन पढ़ने से हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। देखिए, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर्स में अक्सर हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सरकार की नीतियों को लेके, सरकार की पॉलिसीज़ को लेके किया जाता है, लेकिन योजना हमको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, बिकॉज योजना मैगजीन में सरकार का ओपिनियन होता है, तो हमारे माइंड में एक बैलेंस्ड पिक्चर बनती है ना। कुछ हमने क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, बाकी हमने सरकार का वर्जन इस मैगजीन में देख लिया, एक बैलेंस पिक्चर बनती है। और हम दोस्तों, हमने जो अपने आंसर्स लिखने हैं या जो हमारी सोच है, या अगर हमने इंटरव्यू भी देने जाना है, तो हमारी अप्रोच में, हमारी राइटिंग में, हमारी थॉट्स में और हमारे बोलने में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो योजना मैगजीन वो बैलेंस प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज के इस सितंबर एडिशन के जो मैगजीन में, अभी जो पार्ट 1 में हम ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। लैंड ऑफ कन्फ्लुएंस, काउंटर टेररिज्म सिनेरियो, जम्मू कश्मीर में बहुत जरूरी बनता है डिस्कस करना, स्पेशली द प्रोग्रेस विच हैज बीन मेड आफ्टर द 5th of August 2019, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, यूथ को कैसे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और जितना यूथ को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतना ही उनका ध्यान इस तरह की एक्टिविटीज़ में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कम जाएगा। और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चार्ट हमारे टॉपिक्स रहेंगे फॉर द पार्ट 1। चलिए, तो लैंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस की बात करें तो जैसे इंडस और ज़ंस्कर रिवर जो है वो ले में कॉन्फ्लुएंस उनका होता है, उनका संगम वहां पे होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझें, आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा गया। वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया कि भाई कश्मीर की डेमोक्रेसी जो है, कश्मीर में डेमोक्रेसी को कुचोला जा रहा है, लोगों को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे वो PDP पार्टी के हो। और पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल फोरम्स पे, बहुत सारे फोरम्स पे इसका प्रोपेगेंडा उठाया कि भाई कश्मीर में लोगों के राइट्स कर्व किए जा रहे हैं, लिबर्टीज़ कर्व की जा रही है।
लेकिन हमारे गृह मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात बहुत स्पष्ट करी थी कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस लैंड को हम एम्ब्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का ये कहना था, 2019 की बात है, कि ये आर्टिकल 370 के चलते जो लोग हैं वो अपने आप को और एलिनेटेड फील करेंगे और हम कश्मीर के लोगों को उतना ही प्यार करना चाहते हैं, उतना ही अपना बनाना चाहते हैं जितना पूरे भारत में हम करते हैं। तो कश्मीर रिमेन्स एंड विल ऑलवेज रिमेन अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये बात बहुत स्पष्ट करी गई थी। और साथ के साथ ये बात भी कही गई थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने से ऐसी कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जहां पे युवाओं को नौकरी मिल सकती है, टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है और कैसे कनेक्टिविटी जो है कश्मीर की भारत के साथ, मेनलैंड इंडिया के साथ और ज़्यादा इंप्रूव करी जा सकती है। बिकॉज पिछले 30 सालों से जो डिस्टर्बेंस है विद इन कश्मीर, दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ हैं, जो इंसर्जेंसी की बात करें, उसके चलते ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है कश्मीर में नहीं हो पाई है। तो वी हैव टू बिलीव इन सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, और यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी। और इसके चलते अब यहाँ पे जहाँ पे काउंटरिंग टेररिज्म की बात आती है ना, देखिए टेररिज्म, ये जो फियर है लोगों के माइंड में, बिकॉज हर कोई कश्मीरी एंटी इंडिया नहीं है ना, हर कोई कश्मीरी इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की नफेरियस एक्टिविटीज़ डिज़ाइन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत प्यार देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, जब टूरिस्ट अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं आपकी बहुत सेवा करेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे। तो अब जब हम काउंटरिंग टेररिज्म की बात करते हैं तो जैसे कि कुछ बातें यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं कि हम, चलो, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे वो सीआरपीएफ है, ये तमाम एजेंसीज डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट हैंड के साथ, एक टफ हैंड के साथ तो फाइट करेंगे टेररिज्म को, लेकिन साथ के साथ एक सॉफ्ट अप्रोच को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों का विश्वास जीतना, लोगों का दिल जीतने के लिए वो बम बंदूक से नहीं जीता जा सकता। उसके लिए आपको लोगों के साथ इंगेज करना पड़ेगा, कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे हैं, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या टेररिस्ट को शेल्टर दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, कैसे उन लोगों को हम अपनी तरफ कर सकें, कैसे उनका विश्वास जीत सकें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये एजेंडा जो है काउंटरिंग टेररिज्म का, आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हेल्थ केयर फ्रंट की बात करें तो डेफिनेटली अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की बात करें, इसको 2020 में इंट्रोड्यूस करा गया ताकि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कोविड-19 पैंडेमिक के शिखर पर जो रेजिलियंस है हेल्थ केयर वर्कर्स का, नर्सेस का, वो बहुत सराहा गया था इंटरनेशनली कि इतने रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ कश्मीर में जाके लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी और उनको राहत दी। तो ये कुछ बातें यहाँ पे इससे रिलेटेड हैं। बाकी यूथ के प्रायोरिटाइजेशन की बात करें, आईआईटीज़ खुल रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कॉलेजेस खुल रहे हैं, जैसे जम्मू में हो या वंतेपुरा में हो। वंतेपुरा जो है दैट इज़ अ टाउन विच इज़ वेरी नियर टू पुलवामा। और इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस खुलने से, बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने से लोगों को, बच्चों को मौका मिलेगा कि वो भी वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ का अवेल कर सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छी तालीम हासिल कर सकें, राइट। तो ये कुछ बातें यहाँ पे आ जाती। बाकी हम प्रिस्टीन ब्यूटी की बात करें तो यहाँ पे वो कॉन्फ्लुएंस की बात आती है, संगम की बात आती है। तो यहाँ पे इंडस रिवर और जो आपका ज़ंस्कर रिवर है वो कहाँ उनका संगम होता है? लेह में होता है। इंडस ग्रीन कलर का दिखता है और जो आपका ज़ंस्कर है वो ब्लू कलर का। कलर बदलता रहता है, सन की पोजीशन जैसे जैसे वेरी करती है तो दोनों का कलर भी बदलता रहता है। आगे जाके आपको मैं इमेज भी दिखाऊंगा। और ये जो संगम है, ये जो कॉन्फ्लुएंस है दोनों रिवर्स के बीच में, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से कब देखा जा सकता है? जो स्प्रिंग टाइम होता है, स्प्रिंग समर मंथ्स जो होते हैं, मार्च से लेके मई के बीच में। तो पहले आपको मैं ये दिखा दूं, ये ज़ंस्कर और इंडस का जो कॉन्फ्लुएंस है कहाँ होता है? लेह में होता है। इसको हम संगम कहते हैं, ठीक है। अब चाहे वो हवा के झोंके हैं, चाहे वो रिवर्स की आवाज़ हो, हम आसपास की कुदरत की बात करें, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी देन है। और इस देन को स्वीकार करना, इस देन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पे हम टूरिज़्म की बात करेंगे आगे जाके कि टूरिज़्म को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। बहुत सुंदर जगह है, कश्मीर हो, लद्दाख हो, जम्मू हो, बहुत सुंदर जगह है। लेकिन साथ के साथ जब टूरिज़्म को आपने बूस्ट देना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी हमने बात करनी है, सस्टेनेबल टूरिज़्म की भी हमने बात समझनी है। चलिए अब हम काउंटर टेररिज्म की यहाँ पे बात करेंगे। इतनी सुंदर जगह, यहाँ के लोगों की क्या गलती है? इतने सालों से 1947 से लेके आज तक कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, जिसके चलते आतंकवाद को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अब जैसे कि आपको याद होगा 80s का जो डेकेड था,
80s के डेकेड में जो सोवियट्स ने जब अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, उसके चलते अमेरिका ने और पाकिस्तान की ISI ने एक आर्मी खड़ी करी मुजाहिदीन की। और चलो सोवियट्स को रिट्रीट करना पड़ा अफगानिस्तान से, लेकिन ये जो मुजाहिदीन की आर्मी थी जो कि पाकिस्तान की ISI और अमेरिका के CIA के द्वारा खड़ी करी गई थी, इन मुजाहिदीन को पाकिस्तान की आर्मी ने इन्फिल्ट्रेट किया 80s में, अर्ली 80s में पंजाब में एंड लेट 80s में कश्मीर में। और ये मिलिटेंसी की जो प्रॉब्लम है लेट 80s से लेके हम पिछले कुछ 2-3 साल पहले तक 2019 तक बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले की बात है, टारगेटेड किलिंग्स ऑन कश्मीरी पंडित्स एंड इवन ऑन कश्मीरी सिख्स, दैट वी ऑल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। अब इस मिलिटेंसी को कंट्रोल करना, इस मिलिटेंसी को एलिमिनेट करना, मिटिगेट करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और कैसे ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है लोगों की, कैसे जो सिंपथाइजर्स हैं जो कि सिंपथी रखते हैं हाफिज सईद के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, लश्कर तैयबा के साथ, कैसे इन सिंपथाइजर्स को भी पकड़ा जा सकता है। तो मेजर इरिटेंट्स क्या हैं? कश्मीर के लोग तो शांति चाहते हैं, मेजर इरिटेंट्स क्या है कि ये शांति ना बन पाए। ये तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा होता है, ये कहना कि इंडिया के जो ह्यूमन राइट अकॉर्ड्स हैं कश्मीर में बहुत बुरे हैं, वहाँ पे लोगों की लिबर्टीज़ को कर्ब किया जा रहा है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो ये गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा चलाया जाता है। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? ISI, जो अगर हम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की बात करें, पाकिस्तान के ISI की बात करें, उनका जो इंटरफेरेंस रहता है इस रीजन में, और कश्मीर के सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स की हम बात करें, पैन इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हो, खास करके जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट के जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, और साथ में इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन कश्मीर के जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको लगता है कि कितनी अच्छी बात है, कितनी ग्लोरिफिकेशन की बात दिखाई जाती है। बुरहान वानी को जब मारा गया था, कितना उसको ग्लोरीफाई करा गया था कि आतंकवाद में आके टेररिस्ट बन के हाथ में AK-47 पकड़ के कितने हम ज़्यादा हीरो बन जाएंगे। तो ये ग्लैमर दिखाया जाता है सोशल मीडिया में, दैट बीइंग अ टेररिस्ट इज लाइफ फुल ऑफ ग्लैमर, इट्स वेरी हैपनिंग, इट्स वेरी ट्रेंडिंग, ऐसा दिखाया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा अड़चन बनता है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है अगर हम कश्मीर में पीस रिस्टोर करना चाहते हैं। अब डेफिनेटली हमने अब ये बात हम आमतौर पे न्यूज़पेपर्स में नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पे इस आर्टिकल में बहुत क्लियर फॉर्म में बात कही गई है दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सिंस 2019 हमने बहुत गेन्स मेक करे हैं। टेररिज्म का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आया है, डिक्लाइन करा है। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करे हैं, और काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स तो फेल भी हुए हैं। और इतनी सक्सेस देखने के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा, CRPF के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। किन लोगों को मार रहे हैं? माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हो, इनोसेंट सिविलियंस हो, शॉपकीपर्स हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में से हैं, सिख कम्युनिटी में से हैं। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, कश्मीर में हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आपके जो बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, ये सारे के सारे पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे शैतान एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो कि ये बात नहीं पूरी होने देना चाहते। और ये जो डेवलपमेंट्स है ना, इसके चलते लगता है जो भी रीसेंट टारगेटेड किलिंग्स करी गई हैं, दैट पता नहीं ये रीजन अभी भी कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि कश्मीर में कभी वायलेंस की जो प्रॉब्लम है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है, कि चाहे जितना मर्जी कोशिश सरकार कर ले, लेकिन कश्मीर में इंस्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम ब्राइटर साइड को देखें। आज जो इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है बहुत फर्मली जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। मिलिटेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर बना रखा है। काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात करें, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की बात करें, उसके चलते टारगेट किया जा रहा है टेररिस्ट सिंपथाइजर्स को भी, उनको भी ल्योर किया जा रहा है कि कैसे सिंपथाइजर्स को हम अपनी तरफ कर सकते हैं, कि कैसे वो हमारे इन्फॉर्मर्स बन सके, है ना। कैसे एक मिलिटेंट आउटफिट जो है कश्मीर में, कैसे वो दूसरे मिलिटेंट आउटफिट के अगेंस्ट उनको कैसे हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा सकते हैं, कैसे एक ग्रुप को हम अपने तरफ कर सकते हैं थ्रू इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, थ्रू लाइक विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ये सब चीज़ें हो रही हैं। नाउ अब नंबर्स क्या बताते हैं? देखिए यहाँ पे नंबर्स हम कुछ देखें तो यहाँ पे आपके सामने टेबल है। जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, ऑफ कोर्स इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द LOC हैपेंस मच इजियर इन द नदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे नदर्न कश्मीर में अगर 77 टेररिस्ट हैं तो ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट है, लोकल टेररिस्ट कम है। बट व्हाट इज़ मोर वरिंग इज इन साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर में जो लोकल टेररिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी भी यहाँ पे टेररिस्ट हैं, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे टेररिज्म बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं। इतनी ज़्यादा बदतर नहीं है जितनी आज से 30 साल पहले या जितनी आज से 5 या 7-8 साल पहले थी।
ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो डू यू नो साउथ कश्मीर रिमेन्स दी हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी, जहां पे 86 टेररिस्ट हैं जो कि इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो ज़्यादा ट्रेडिशन रहता है वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जो टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर ए तैयबा है, चाहे हम जैश ए मोहम्मद की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, वो अपने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराते हैं क्रॉस दी LOC, तो उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वहाँ पे ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के बारे में समझना बहुत जरूरी है जब हम काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रंट पे कौन आता है? द फर्स्ट फ्रंट इज इन द इंडियन आर्मी, यानी कि 3 टियर हम अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एट दी LOC, तो पहले इंडियन आर्मी, दूसरे टियर पे आते हैं आपके CRPF जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी, और थर्ड टियर पे आपका JNK पुलिस। ये तीनों एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ, तालमेल के साथ टेररिज्म को और इन्फिल्ट्रेशन को काफी हद तक कंटेन कर लिया गया है, खास करके पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब अगेन यहां पे इस चार्ट को हम पढ़ें, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को देखें 2012 में, 2022, लुक एट इन 2016 वाज द ईयर व्हेन द उरी अटैक हैपेंड, 349, देन इन 2017 323, 2018 में 339, तो ये बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए 2022 में, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े हैं यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से लिए गए हैं, है ना, ये जो आंकड़े हैं दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू जून 2022। 2022 में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं? केवल 5, और सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन कितने हुए हैं? केवल 3। तो बहुत इंप्रूवमेंट है, ये चार्ट आपके सामने है जो इस बात को प्रूव करता है। नाउ अब सिंक एंड स्विम टुगेदर, देखिए अब आर्मी ऑफिशियल्स और पुलिस और CRPF बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनके जो डिजाइन्स हैं, कैसे जो इनकी हरकतें, उनको कंटेन किया जा सकता है। ये जो शरारती तत्व हैं, जो शरारती एलिमेंट्स हैं, और ये बुखला गए हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आके ये क्या कर रहे हैं, जो दो ऑपोजिट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं विद इन द कश्मीर वैली, वो एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने हाथ जोड़ रहे हैं ताकि कैसे वो इकट्ठे आर्मी का सामना कर सकते हैं, पुलिस का सामना कर सकते हैं, और पैरामिलिट्री एजेंसीज का सामना कर सकते हैं। और मिलिटेंट्स अब क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो बुखला गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उसके चलते वो इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दुकानदार हैं, उनको मार रहे हैं। ठीक है, उनके क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो पा रहे। उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? लार्जर ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कश्मीर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके, हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट लड़ाया जा सके, हिंदू को सिख के अगेंस्ट लड़ाया जा सके। और जब ये नहीं हो पाता तो वो इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, इस आशा से कि समाज में जो भाईचारा है वो कम होगा, लोग एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे और एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे, और कम्युनल राइट्स होंगे। तो ये इनकी कोशिशें होती हैं जो कि अब नाकामयाब हो रही हैं ना। अगर हम कर्बिंग द टेरर फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी एजेंसीज का तालमेल आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आ जाता है। तो जैसे कि MHA ने एक टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप सेटअप करा है, जिसमें NIA भी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CBI भी है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली द क्रिटिकल इनपुट जो कि आर्मी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और अलॉन्ग विद दैट फाइनेंशियल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे CBDT की बात करें, CBIT की बात करें, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग केसेस को भी। लेकिन जहां पे हम एक हार्ड टच की बात करते हैं, डेफिनेटली हमको काउंटर इंसर्जेंसी में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में एक हार्ड अप्रोच उठानी होती है। लेकिन जैसे अभी आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, एक सॉफ्ट टच अप्रोच होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू विन द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ द पीपल। वी डोंट हैव टू सी कि हमने कितने लोगों को गोली मारी है, कितने लोग मरे हैं, बट वी हैव टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। इनफैक्ट अक्सर देखा जाता है कि आर्मी के ऊपर जो पहले पथराव किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को आगे रखा जाता था, और वो आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते थे। उसके बाद चलो आर्मी को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता था, पेलेट गन्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। बाद में काफ़ी ऐसे NGO सामने आ जाते थे, दिखाते थे यार देखो आर्मी ने इन बच्चों को मारा, पेलेट गन्स के साथ मारा, इनको इंजरी होगी, और काफ़ी हद तक वो प्रोपेगेंडा भी होता था। लेकिन अगर इस बात को हम सिंस द लास्ट 3.5 ईयर्स देखें तो अगस्त 2019 से सिविलियन कैजुअलिटीज जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी, इनफैक्ट निल हो चुकी हैं। तो इससे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, आर्मी का, पुलिस का कम्युनिटी के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिटी इंगेजमेंट होना पुलिस का और आर्मी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट दी ये अगर हमने एक सस्टेनेबल अप्रोच की बात करनी है, अगर हमने कश्मीर में फ्रेटर्निटी की भावना को और स्ट्रेंथन करना है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, तो वो लोगों के बिना नहीं हो पाएगा। जन भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब अगर हम बात करें इमर्जिंग काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस की, देखिए तो एक बात हम समझें कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर जो है लोकल रिक्रूटमेंट में, वो क्या है, जो लोकल जो वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो उनको ना ब्रेन वॉश बहुत जल्दी हो जाता है, उनको रेडिकलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। और it is not a surprise that the Kashmir Valley has seen a virtual doubling of the religious seminaries in the past few years. तो ये जो मौलवीज हैं, जो प्रीचर्स हैं, ठीक है, जो बहुत फंडामेंटल वैल्यूज होल्ड करते हैं, जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट वैल्यूज होल्ड करते हैं, वो इन बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं और यूथ जो है रेडिकलाइज होता है और वो हथियार उठाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कितनी कूल बात है ऐसे हथियार उठाना, कि भी हमको पता नहीं कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा, हमारे पता नहीं कितने ज़्यादा फैन फॉलोइंग शुरू हो जाएगी। पीयर प्रेशर होता है, ठीक है, साथ के दोस्त हैं वो भी हथियार उठा लेते हैं तो उनको होता है कि चलो मैं भी उठा लूँ। विक्टिमहुड फीलिंग होती है तो उनको बार बार ये याद कराया जाता है कि देखो आपके कोई रिश्तेदार थे, उनको आर्मी के द्वारा मारा गया था, इस बंदे ने आपके रिश्तेदार को मारा था, वो हिंदू था, वो सिख था। इसके चलते बच्चे के माइंड में विक्टिमहुड फीलिंग्स डाल दी जाती हैं, ठीक है। अब सही रास्ता, तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात है, आप इसको प्लीज़ नोट करिए, क्योंकि हम जब कश्मीर की बात करते हैं, रेडिकलाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, जो कि GS3 का कंपोनेंट है। तो इंडियन आर्मी के द्वारा एक प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है सही रास्ता, जिसके चलते सही रास्ता यानी कि सही दिशा, सही डायरेक्शन, जिसके चलते जो युवा है उनको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही पटरी पे लेके आया जा सके, कि युवाओं को इंकरेज किया जा सके कि वो स्पोर्ट्स का ऑप्शन अवेल करें, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जाएं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स में ऑर्गेनाइज हो, उसमें काम करें, अपनी स्किल कैपेबिलिटी पे एनहांस करें। पुलिस में कैसे दाखिला ले सकते हैं, पुलिस में कैसे भर्ती ले सकते हैं, आर्मी में कैसे भर्ती ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि बच्चों का जो ध्यान है इस चीज़ पे ना जाए कि हमने हथियार उठाने हैं और हमने कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। उसे हटाने के लिए सही रास्ता की स्कीम है। फिर बात आती है सरोगेट्स की, हाइब्रिड टेररिस्ट की, यानी कि देखिए जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, लश्कर तायबा के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, जैश ए मोहम्मद के, उनके नाम तो पता होते हैं पुलिस को भी, आर्मी को, लेकिन कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि सरोगेट्स की तरह काम कर रहे हैं, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। ये एक तरह से टेररिस्ट सिंपथाइजर्स की तरह काम करते हैं। जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं उनके आदमियों को, उनके हथियारों को पनाह देते हैं अपने घरों में। इन टेररिस्ट को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। दो तरह की बातें यहाँ पे हम समझें, एक तो है कि इन हाइब्रिड टेररिस्ट को पकड़ें और न्यूट्रलाइज करें। एक और बात आती है कि न्यूट्रलाइज करके क्या इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस इनको अपने तरफ कर सकती है, ताकि कैसे इनको इंटेलिजेंस इन्फॉर्मर बनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की यहाँ पे बात करें तो जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है तो पाकिस्तान की ISI ने ऐसे डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन सोशल मीडिया में काफ़ी प्रोपोगेट करा है कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो कश्मीरी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो इंडिजिनस है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का ISI कहता है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो भारत में नहीं रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान लेबल करता है। और इंडिया को लेबल किया जाता है कि इंडिया इज अ मेजर ह्यूमन राइट्स वायलेटर, है ना। खास करके जब भी हम कहते हैं कि लुक एट व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग इन बलूचिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान इज डूइंग इन गिलगित बल्तिस्तान, तो पाकिस्तान की तरफ से ये रिस्पॉन्ड आता है। और ये प्रोपेगेंडा क्यों है? ताकि कश्मीर के ऊपर अटेंशन फोकस की जा सके UN के द्वारा, UNSC के द्वारा, ताकि देखा जाए, ताकि ये फोकस वहाँ पे करा जाए, देखो कश्मीर कितना पिछड़ा हुआ है, कैसे कश्मीर को इंटरनेशनल सिंपैथी मिल सकती है और कैसे इंडिया को यहाँ पे आप डाउन कर सकते हो। पाकिस्तान का ये मोटिव होता है कि इंडिया को कैसे आप डाउन कर सकते हो, ये दिखा के कि आप जितना मर्जी कर लो लेकिन कश्मीर के लोग अभी भी पिछड़े रहेंगे, कि कश्मीर के लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेजर इरिटेंट बनता है हमारे लिए। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन को काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो भी प्रोग्रेस हमने करे हैं उन प्रोग्रेस को फिर नाकामयाबी की तरह दिखाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है इसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिग्निफिकेंट गेन्स करे हैं, खास करके काउंटर टेररिज्म की जब बात करें। तो ये कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हमको समझनी, और पाकिस्तान के ऊपर कंटिन्यूड प्रेशर बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, FATF की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की। कैसे? देखते हैं कि बहुत सुंदर जगह है, कश्मीर है, लद्दाख है, जम्मू है, टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, लेकिन अभी भी कंप्लीटली उस पोटेंशियल को हार्नेस नहीं कर पाए हैं।
जम्मू कश्मीर का जो खर्चा है, अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो ज़्यादातर खर्चा उसको केंद्र सरकार से ही मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो अपना खर्चा अपने आप कैसे मोबिलाइज कर पाएगा, अपना रेवेन्यू अपने आप मोबिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी कम हो सके। लेकिन अभी इतना स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर नहीं है जम्मू कश्मीर में। प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए डर लगता था वहाँ पे, लेकिन 2019 के बाद जो इमेज है वो बदल रही है। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, बहुत एक हैवी गवर्नमेंट वर्कफोर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख एम्प्लॉयज़ है जो कि वहाँ पे काम करते हैं। ज़्यादातर जो खर्चा है उनकी सैलरीज में, उनकी पेंशन में निकल जाता है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर के पर कैपिटा नेट स्टेट इनकम की बात करें, वो कितना है 94,000। दिस इज हाफ एज कंपेयर टू स्मॉल हिमाचल प्रदेश विच इज 1,76,000। रोड डेंसिटी की बात करें तो चलो टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन लोग तभी आ पाएंगे ना अगर कनेक्टिविटी होगी, अगर एक्सेसिबिलिटी होगी, अगर सड़कें होंगी। तो कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस ले करना जरूरी है, तभी वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ पाएगी। रोड डेंसिटी बहुत कम है, इनफैक्ट दैट इज लेस देन 1/5 दैट ऑफ हिमाचल। हिमाचल में भी बहुत टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं गुना ज्यादा टूरिस्ट पोटेंशियल है, जो कि हार्नेस करने के लिए सड़कें बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अब यहां पे ना एक वन साइज फिट अप्रोच हर जगह काम नहीं करती है। जो अप्रोच हिमाचल में काम करेगी वही अप्रोच असम में करेगी, वही अप्रोच गुजरात में करेगी, नहीं। सो देयर कैन नॉट बी अ स्पेसिफिक मॉडल फॉर एवरी स्टेट। एवरी स्टेट हैज टू कैटर टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मॉडल। तो एक अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उस रीजन की टोपोग्राफी, जोग्राफी, उस रीजन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसको मद्देनजर रख सके। तो देखिए, एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज आता है वो कॉस्ट फैक्टर का आता है, लॉजिस्टिक्स का आता है, एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज कंसर्न विज़ फ्रॉम कश्मीर एंड टू कश्मीर। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अभी जैसे आपने भी पढ़ा कि रोड डेंसिटी बहुत ज़्यादा वीक है। तो अब क्यों ना जब हम पॉलिसी मेकर्स को इस बात को हम इंकरेज करें कि अगर हमने एक इफेक्टिव पॉलिसी बनानी है, हमने एक राइट फ्रेमवर्क बनाना है जम्मू कश्मीर के लिए, तो क्यों ना उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स एंड सर्विसेज को और प्रमोट करें, खास करके जो कि वहाँ पे इंडिजिनसली बनाए जा रहे हैं। अगर हम वहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की हम बात करें, बीइंग वोकल फॉर लोकल की बात करें, जो ज़्यादा हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। नाउ दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मस्ट बी द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ दिस रीजन बिकॉज ऑफ द नेचुरल एंडाउमेंट्स। हम लेवेंडर की बात करें, लेवेंडर की बहुत खेती की जाती है वहाँ पे, ठीक है। हम शॉल्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो जो हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, क्यों ना उनको हम ग्लोबल स्केल में, चलो वोकल फॉर लोकल की तो बात करते हैं, लेकिन क्यों नहीं इन प्रोडक्ट्स को हम ग्लोबल स्टेज में और पॉपुलराइज करें, ताकि इकॉनमी को, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट मिल सके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके वहाँ पे, ठीक है। हाई क्वालिटी और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं। हम जम्मू कश्मीर के सेब की बात करें, बहुत फेमस है दुनिया भर में, वॉलनट्स की बात करें, सैफरन, केसरी की हम बात करें, लेवेंडर फ्लावर्स उनकी हम बात करें, जिसके चलते अरोमा मिशन भी शुरू करा गया था 2016 में। अब इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए ऑब्वियसली एक इफेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2021 से लेकर 2030 तक की, एक फ्लैगशिप पॉलिसी है कि कैसे जम्मू कश्मीर में और ग्रोथ के ऊपर एम्फोसाइज किया जा सकता है और कैसे यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज की जा सकती है, ठीक है। एक बैलेंस डेवलपमेंट के चलते, यानी कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, टूरिज्म को भी हम पोटेंशियल देंगे, टूरिज्म को भी बूस्ट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोकल जो वहाँ पे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ जम्मू कश्मीर के किस में है? टूरिज्म में है, हैंडीक्राफ्ट्स में है, हॉर्टिकल्चर में है, और जो नए सेक्टर्स हैं, केवल यहाँ तक नहीं, लेकिन जो नए सेक्टर्स हैं, आईटी है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, हेल्थ केयर है, अब इतने अगर वहाँ पे आईआईटीज और एम्स के कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सेक्टर्स को भी हार्नेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंट्रलिटी क्या है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, कि कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर मेन फोकस है। अब अट्रैक्टिंग टूरिज्म की बात करें, ये तो चलो हम कश्मीर की वादियों की बात करते हैं, कितनी सारी मूवीज़ हैं वहाँ पे शूट करी गई हैं, है ना। लेकिन सरप्राइजिंग बात क्या है, बिकॉज देखिए वहाँ पे एक सेंस ऑफ फेयर है कि भाई वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई अटैक हो सकता है, तो लोग वहाँ पे फेयर के कारण नहीं जाते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फौना है, नदियाँ हो, पहाड़ियाँ हो, जानवर हो, उसके बावजूद भी इट इज़ नॉट फिगर्ड अमंग द टॉप 10 स्टेट्स और यूटीज़ when it comes to tourist arrivals। और जो करंट बजट है जम्मू कश्मीर का, by providing support and resources for the development of 75 new destination, तो ये सीख करेगा कि कैसे कश्मीर की टूरिज्म को और एक्सपैंड किया जा सकता है। तो वी हैव टू लेवरेज टूरिज्म, और टूरिज्म को लेवरेज करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सरकार 2 रुपये खर्च करेगी तभी जाके प्राइवेट सेक्टर खर्चा करने के लिए तैयार होगा।
खर्चा किस पे करना है? रोड्स पे करना है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है। अब काउंटरिंग टेररिज्म में तो हमने सिग्निफिकेंट गेन्स करे हैं, अब उसी तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है ताकि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो वहाँ पे कितने सारे मेले हैं, वहाँ की अगर हम परंपरा की बात करें, वहाँ की संस्कृति की बात करें, सूफी फेस्टिवल्स हैं, वहाँ का अलग खाना है, पहनावा है, वहाँ के जो मेले हैं, कैसे उसको पॉपुलराइज किया जा सकता है एट द सेम टाइम जब हम टूरिज्म को लेवरेज कर रहे हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि इन्वेस्टर्स जो बहुत शर्माते थे कि भी कश्मीर में इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की हम बात करें, उनके पास 51,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स अभी पड़े हुए हैं, जिसके चलते रोजगार के पोटेंशियल की बात करें तो 2.37 लाख युवाओं को नौकरी भी मिल सकती है। और ये तो 51,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा है, ये कहीं गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर जो कि सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि 28,400 करोड़ का था। फिर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है, वो है सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे, है ना। कहीं पे भी जाते हैं, जगह बहुत सुंदर है, चलो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ की इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिलता है। अभी पैंडेमिक के चलते डेफिनेटली अब टूरिज्म बहुत हिट किया था, हिमाचल में हो, जम्मू कश्मीर में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, गोवा में हो। ठीक है, अब ये जो स्टेट्स हैं डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर। जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना है टूरिज्म के मामले में, लेकिन ये बात भी हमने खास ख्याल रखना है कि वहाँ पे गंदगी ना हो, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहाँ पे अगर इतनी सुंदर वहाँ पे अगर फ्लोरा एंड फौना है तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करी जा रही है, और अभी जब टूरिज्म को हम प्रमोट करते हैं, कुछ बातों का हमने खास ख्याल रखना है कि टूरिज्म जो है कुदरत के साथ इंटरफेयर ना करे, जिसके चलते अभी हम देख रहे हैं। तो ग्लेशियर्स की बात करें, चाहे वो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो हम पोलर कैप्स की बात करें, आर्कटिक सर्कल हो, अंटार्कटिक सर्कल हो, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट कर रहे हैं रैपिडली, और जो आपका जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है। रेनफॉल पैटर्न बहुत इरेगुलर हो चुका है, फ्लड की प्रॉब्लम कश्मीर में बहुत ज़्यादा रहती है। फ्लैश फ्लड्स की हम बात करें लद्दाख रीजन में, ये भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो ये लद्दाख जो कि बहुत सुंदर है, बहुत प्रिस्टीन है, उसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एज फार एज इन टूरिज्म, उस पर एक सवाल खड़ा उठता है, उसके क्रेडेंशियल्स पे एक सवाल खड़ा उठता है। एक बात को हम याद रखें कि अभी हमने शुरू में एक बात डिस्कस करी थी, जैसे बात जो जहांगीर ने कही थी कि अगर if there is any place which is a paradise on earth, it is Kashmir, it is Kashmir, it is Kashmir। और ये बहुत अरसे से एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन रह चुका है। इसको हम स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं, स्नो कैप्ड हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं। तो इस बात का हमने खास ख्याल रखना है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि कैसे हाई वैल्यू और लो इम्पैक्ट टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जा सके। जब हम लो इम्पैक्ट की बात करते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यात्री आना चाहते हैं वो आए, घूमे फिरें, लेकिन एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, और डेफिनेटली इससे टूरिज्म की बूस्ट से जो होगा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होगी, लोकल कम्युनिटी के लिए, रूरल कम्युनिटी के लिए रोजगार के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो कुछ प्रिंसिपल्स की बात यहाँ पे WTO के द्वारा, अगेन दिस इज नॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कंफ्यूज मत होना। तो 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिस्ट करेंगे कि कैसे जो अवेलेबल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है वहाँ की टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। उन रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद जो लोगों की जो डाइवर्सिटी है, लोगों की जो परंपराएं हैं, अब देखिए आप वहाँ पे जाते हैं, जो गाइड्स आपकी मदद करते हैं, आपको जो जगह घुमाते हैं, उनके कल्चर को, उनके रहने सहने को, उनके खाने पीने के तरीकों को रिस्पेक्ट करना, उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टूरिज्म जो कि इन्हांस करता है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं कि आज टूरिज्म अच्छा है तो कल को वहाँ पे आप गंद करके आ रहे हैं, वहाँ पे आप गंदगी फैला के आ रहे हैं, कल को जाके वहाँ पे लोग आना बंद कर दें। यानी कि टूरिज्म जो कि सस्टेनेबल है, हर साल लोग खास करके गर्मियों के महीने में मार्च से लेके मई जून तक वहाँ पे घूमने फिरने जाएं, और वो एक परमानेंट एक साधन बन सकता है ऑफ इनकम जनरेशन फॉर द लोकल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन, which will definitely help as far as poverty alleviation is concerned। and definitely अगर लोगों के पास वहाँ पे साधन है इनकम जनरेशन की, तो why would they join लश्कर-ए-तैयबा और why would they join जैश-ए-मोहम्मद। तो टूरिज्म इन लद्दाख की बात करें तो देखिए, लद्दाख डिपेंड्स ऑन प्रेजेंटिंग एन इमेज ऑफ अ प्रिस्टीन नेचुरल प्लेस। तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत सेंसिटिव है, तो यहाँ की कल्चरल सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल पाया जाता है कि कितना सारा वेस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ के इन्वायरमेंट को इंडेंजर किया जा रहा है, और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी होता है, और डेफिनेटली जो सुंदरता है जगह की उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है।
तो यहाँ पे इको टूरिज्म के कंसेप्ट को हम समझें, एथिकल ट्रैवल की बात हो रही है। तो आप जिस जगह पे घूमने जा रहे हैं, आप वो जगह जहाँ पे गए वो वहाँ पे गंदगी तो नहीं थी ना, तो आप वहाँ पे गंदगी क्यों करके आ रहे हैं? ठीक है, जो जगह इतनी प्रिस्टीन है, इतनी सुंदर है, तो आपका भी वो कर्तव्य बनता है, एक आपकी ड्यूटी बनती है कि जब आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो वो जगह वैसी ही बनी रहे, ठीक है, ताकि आप भी हिस्सा बन सकते हैं वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, एट प्रेजेंट द स्ट्रैटेजी शुड बी इन व्हाट, कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन को और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, विच विल डेफिनेटली बूस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म। सो एक सेंट्रल बात जो कि अब हम इस टॉपिक में समझ सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट बूस्टिंग टूरिज्म बट इट इज अबाउट बूस्टिंग सस्टेनेबल टूरिज्म। और साथ के साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी खास ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाई एंड टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इतना ज़्यादा हार्नेस नहीं करा गया, और इसको करने के लिए पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, एफिशिएंट प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्स द लोकल्स ओवर देयर एज वेल। तो डेफिनेटली जहाँ पे हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, अंत में कंक्लूजन की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर बहुत इंस्पिरेशन भूटान से ले सकता है। तो भूटान ने 1974 में अपने बॉर्डर्स ओपन अप करे थे फॉर टूरिज्म, ताकि आप आए यहाँ पे घूम सकते हैं, भूटान में आ सकते हैं। लेकिन भूटान बहुत खास ख्याल रखता है, अगर हम टूरिज्म की बात करें, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करें, तो भूटान इस रेस में नहीं है कि मैंने जीडीपी बढ़ाना है इस करके मैं टूरिज्म को बूस्ट करूँ। भूटान बहुत खास ख्याल रखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इको टूरिज्म का और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। तो जैसे भूटान ने भी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस लिवाए करा है कि जिसने यहाँ पे आना है प्रतिदिन, प्रति नाइट उसने इतना अमाउंट पे करना है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अलग से फीस रखी है, बाकी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की अलग से फीस रखी हुई है, ताकि जो ये पैसा जो इस टूरिज्म लेवाई से जो इकट्ठा होगा, कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है स्कूल्स बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। भूटान ने प्लेज लिया है अब्जॉर्बिंग मोर कार्बन दैन वी रिलीज and to be a net sink for global greenhouse gases. So a lot to learn from Bhutan in context of promoting sustainable tourism in Jammu Kashmir and Ladakh. चलिए, सो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले पार्ट में, और वीडियो मर्ज करके आप पूरा का पूरा योजना एनालिसिस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से। पार्ट 2 जो है इस मैगजीन का वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। बाकी इस पार्ट में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। 4 टॉपिक्स हमने पहले पार्ट में करे थे, बाकी 3 टॉपिक्स अब इस पार्ट में करेंगे। जैसे आपको मैंने शुरुआत में कहा था फर्स्ट पार्ट में भी कि मैं ये इंकरेज नहीं करता हूं कि आप पेज टू पेज योजना मैगजीन पढ़िए, बिकॉज बहुत सारी फैक्चुअल बातें उसमें होती हैं, इतने फैक्ट्स हम नहीं याद रख पाते हैं। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं, वो फैक्ट्स को हमको याद रखना पड़ता है, और कुछ एनालिटिकल बातें होती है जो हम डिस्कशन के जरिए अपने माइंड में बिठा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो पार्ट 2 में टॉपिक 1 रहेगा, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। अब ये किस कंटेक्स्ट में बात हुई जा रही है, बिकॉज जैसे अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वो 200 एजुकेशनल जोन्स में डिवाइडेड है। पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के चलते एजुकेशन कुडंट हॉल्ट। अब ये कश्मीर में क्या, जम्मू कश्मीर में क्या, देश भर में प्रॉब्लम थी। देश भर में जो स्कूल थे वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए थे, तो जम्मू कश्मीर में भी ऑनलाइन मोड में स्कूल्स को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब डेफिनेटली यहाँ पे एक बात आती है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन जम्मू कश्मीर में कितनी ज़्यादा है, बिकॉज पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इंटरनेट ऑल्सो रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहना था कि हम तो लॉकडाउन में, इंटरनेट लॉकडाउन में कितने ज़माने से रह रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये बात भी आती है कि सरकार के द्वारा कितनी ज़्यादा यहाँ पे राहत पहुँचाएगी कि यहाँ पे इस तरह के जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुली रन करे जा सके। और बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दैट इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट कि कैसे वो डिजिटल इनिशिएटिव्स के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना पैंडेमिक के दौरान एक प्रोजेक्ट शुरू करा गया, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस, जो कि स्टार्ट करा गया था बाय द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू। अब यहाँ पे जो डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, गूगल मीट है, जूम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इसका यूटिलाइज किया गया था इस डिजिटल इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे जहाँ पे टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे। नाउ ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट जितना हो सके इन ऐप्स के जरिए जितना हो सके जो डिजिटल इनिशिएटिव्स जम्मू कश्मीर जो इम्प्लीमेंट करना, कैसे उसके साथ सिंक्रोनाइज किए जा सकते हैं, तो उसके लिए ये शुरू करा गया था। अब यहाँ पे सरल एंड्रॉयड ऐप की हम बात करें, यानी कि स्टूडेंट्स एक्सेसिबल रिसोर्स एंड लर्निंग एप्लीकेशन, तो ये एक ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, जो कि डेवलप करी गई थी बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू।
अब ये जो ऐप है इसको बनाया गया है द कंसेप्ट ऑफ ऑल इन वन, यानी कि ये कनेक्ट करता है स्टूडेंट को टू द ई कंटेंट जो कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बाकी सारे एजुकेशनल पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। जैसे दीक्षा है, ई पाठशाला है, आई एम श्योर ई पाठशाला से आप एनसीईआरटी भी पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं है, ई विद्यादान है, स्वयं प्रभा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर बच्चे ने कोई कंटेंट पढ़ना है, ई कंटेंट पढ़ना है जो कि इन पोर्टल्स पे अवेलेबल है, तो इस ऐप के जरिए, सरल ऐप के जरिए, सरल मींस इजी, इस ऐप के जरिए वो एक्सेस कर सकता है इस कंटेंट को। फिर यहाँ पे आधारशिला की बात करें तो डेफिनेटली आधारशिला में आधार कार्ड का उपयोग करा गया है। ये भी एक वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के द्वारा ही डिज़ाइन करा गया था कि कैसे जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं जम्मू डिवीजन में उनको कैसे डिजिटाइज किया जा सकता है। अब ये जो वेब बेस्ड सिस्टम है ये मॉनिटर करता है और ट्रैक करता है ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स की एक्सपर्टीज़ क्या है, कौन से सब्जेक्ट में वो पढ़ाते हैं। और ये वेब पोर्टल आधारशिला में बच्चों के बारे सारी इंफॉर्मेशन है जो भी सारे सरकारी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं जम्मू डिवीजन में। अब ये जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जा रही है इसमें डेफिनेटली बच्चों के आधार डिटेल्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट रेशो, टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है, स्कॉलरशिप डिटेल्स क्या है, कौन से बच्चे को कितनी स्कॉलरशिप मिली है, कैटेगरी वाइज स्टूडेंट की हम बात करें, जनरल कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, ये सब बातें इस डेटाबेस में मेंटेन करी जाती हैं। अब ये जो वेब बेस्ड सिस्टम है ये स्कूल वाइज रिकॉर्ड्स रखता है ऑफ ऑल द इंटरवेंशन जो कि फंडेड है बाय द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट सेक्टर्स। फिर समाधान की बात करें, समाधान जैसे कि सोल्यूशन यानी कि हल निकालना, प्रॉब्लम का हल निकालना, तो ये एक ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है जो कि बनाया गया था ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल एजुकेशन की एफिशिएंसी को, डिलीवरी मैकेनिज्म को एनहांस करने के लिए। अब ये सिस्टम को डिज़ाइन किया था और डेवलप किया था बाय द एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये प्लेटफॉर्म एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, जो जो उनको प्रॉब्लम्स हैं एज फार एज द एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न, सो दे कैन सबमिट देयर ग्रीवेंसेस टू दिस सिस्टम ऑफ समाधान। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे रेवा स्कीम के बारे। तो रेवा यानी कि लद्दाखी वर्ड, इसका मीनिंग, लद्दाखी वर्ड ऑफ द वर्ड रेवा मीन्स एक्सपेक्टेशन। तो टू इंकरेज मेरिट स्टूडेंट्स, लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस स्कीम को 2021 में शुरू किया था। यहाँ पे क्या रहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, अभी ऑब्जेक्टिव बातें, यहाँ पे कुछ एनालिटिकल बातें नहीं है, फैक्चुअल बातें हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है अप टू ₹1 लाख, किनको, जो कि मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, क्लास 10th में, क्लास 12th में, जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, चाहे उनकी फैमिली इनकम कुछ मर्जी हो, ठीक है। और इस रेवा स्कीम के चलते बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे, ये बात लद्दाख की करी जा रही है, जो बच्चे क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे प्री एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का या इंजीनियरिंग सर्विसेज का या फॉरेस्ट सर्विसेज का, उनको 1.5 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी यदि वो प्री क्लियर करने के बाद कोचिंग लेना चाहते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, या स्टडी मटेरियल जैसा भी हो, जो भी वो कोचिंग या स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं, उसके चलते 1.5 लाख रुपए की सहायता इस स्कीम के चलते लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको देगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पिछले पार्ट में टूरिज्म की बहुत बात करी थी, हमने युवाओं की बात करी थी, रोजगार की मौके बढ़ाने की बात करी थी। तो युवाओं को स्किल देना, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस दिशा में चलते हुए लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन को सेटअप करा गया था 2021 में, ताकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट किया जा सके ऑन द साइडलाइंस ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और पहला कौशल मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था मार्च से लेके अप्रैल 2021 में, ताकि जो वहाँ के जो यूथ हैं लद्दाख की, उनको एक्सपोज किया जा सकता है टू द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच इज़ एग्जिस्टिंग फॉर देम, द डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्टिंग फॉर देम, जिसके लिए डेफिनेटली नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट प्राइवेट सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि प्राइवेट सेक्टर नाउ इज फीलिंग सेफ टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि 51,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी पेंडिंग है जो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहता है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द अपस्किलिंग ऑफ दीज यंगस्टर्स इज कंसर्न्ड।
फिर हम बात करें लेवेंडर की खेती की, तो दोस्तों एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है लेवेंडर कल्टीवेशन का, जिसके चलते बहुत सारे हजारों किसानों को यहाँ पे अवसर मिला है। काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जोग्राफिकली जो कि रिमोट रीजन्स ऑफ JNK में रहते हैं, जिन्होंने बहुत ही छोटे स्केल पे लेवेंडर ऑयल प्रोडक्शन का, लेवेंडर की खेती का बिजनेस शुरू करा है। लेवेंडर की फ्रेग्रेंस बहुत शानदार होती है, लेवेंडर ऑयल को यूज़ किया जाता है बाथ ऑयल्स में, आपके फ्रेग्रेंसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काफ़ी इस्तेमाल देखने को मिलता है। कमर्शली कल्टीवेट किया जाता है, इसको खाने के लिए नहीं कल्टीवेट किया जाता, कमर्शली कल्टीवेट किया जाता है। बहुत एसेंशियल ऑयल है, ठीक है। कमर्शली वन ऑफ द बेस्ट नोन एसेंशियल ऑयल बेरिंग प्लांट्स है जो कि ग्रो किया जाता है फ्रॉम द ड्राई फ्लावर्स। ना अब इसमें पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने को है कि एक फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करिए कश्मीर की, तो यहाँ पे क्या है कि 1000 से ज़्यादा फार्मिंग फैमिलीज हैं जम्मू कश्मीर में जो कि करंटली इन्वॉल्व हैं विच आर कल्टिवेटिंग लैवेंडर ऑन मोर देन 300 एकर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। एक लेवेंडर जो फार्मर है ना, जो लेवेंडर की जो कल्टीवेशन कर रहा है अपनी ज़मीन पे, वो 5 और लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है। 5000 फार्मिंग फैमिलीज हैं जम्मू कश्मीर रीजन में जो कि लेवेंडर की खेती में इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और प्रॉफिटेबल बहुत है। अनलाइक वीट एंड राइस इसमें मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। लेवेंडर कल्टीवेशन यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें, यानी कि विच इज रिलेटेड टू लेवेंडर कल्टीवेशन, उसको बूस्ट देने के लिए अरोमा मिशन शुरू करा गया था 2016 में, ठीक है। अब इसमें अरोमा मिशन का एम क्या है? इंडिया को हब बनाया जा सके, ग्लोबल हब बनाया जा सके एज फार एज फॉर द अपॉर्चुनिटीज इन द डोमेन ऑफ अरोमा प्रोडक्ट्स। अरोमा प्रोडक्ट्स अरोमैटिक प्रोडक्ट्स यानी कि जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी सिंक्रोनाइज किया जा सकता है और बेहतर तरीके से इन प्लांट्स को हार्नेस करने के लिए और इस मिशन को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो पर्पल रेवोल्यूशन की जहां पे बात हो रही है विच इज रिलेटेड टू लेवेंडर ऑफ कोर्स, तो क्या आप जानते हैं कि लेवेंडर ऑयल जो प्रोड्यूस जम्मू एंड कश्मीर में होता है उसकी जो मार्केट प्राइस है दैट इज 10,000 प्रति kg इन इंडियन मार्केट। अकेला जो ड्राई लेवेंडर है ना उसकी जो प्राइस है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 1000 to 1500 पर kg। तो बहुत सारे जो स्मॉल और मार्जिनल साइज जो फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है वो भी काफी मुनाफा कर रहे हैं लेवेंडर की खेती से। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको लगेगा, लेवेंडर ऑयल प्रोडक्शन में की अगर हम बात करते हैं तो वो जो एरिया है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, तो 40 से 60 लीटर्स पर हेक्टेयर पर ईयर जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि अगर हम एवरेज बात करें तो 50 लीटर्स ऑफ लेवेंडर ऑयल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं पर हेक्टेयर पर ईयर। और अगर हम नेट एनुअल इनकम की बात करें ये इंक्रीज हो गई है, तो कहाँ जो फार्मर्स थे तो ये पर हेक्टेयर की बात हो रही है, तो यानी कि 50 लीटर पर हेक्टेयर ऑफ लेवेंडर ऑयल, तो पहले किसानों को कितना फायदा हो रहा था? 40,000 से 60,000 रुपए का। अब कितना फायदा हो गया है? 3.5 लाख से लेके 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर, केवल 50 लीटर का जो 50 लीटर्स का जो आपका लेवेंडर ऑयल है, तो बहुत मुनाफा हो गया है। यहां पे आप क्वांटिटीज दे सकते हैं ऑफ लेवेंडर ऑयल प्रोडक्शन जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो कि कश्मीर में है वहां पे जो प्रोड्यूस करा गया, तो आप देख सकते हैं 2022 में 1200 किलो ऑफ लेवेंडर ऑयल प्रोड्यूस करा गया है। 2019 में कितना था? लगभग 300 किलो। अगेन दैट शोज व्हाट, मैं वही बात करूंगा। देखिए अब हम न्यूज़पेपर्स में जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस मैगजीन में सरकार का स्टैंड है, ये बात बार बार एम्फसाइज करी जा रही है कि 2019 से, जब से अगस्त 5 2019 से जब से एब्रोगेट करा गया आर्टिकल 370, तब से हर एक क्षेत्र में जम्मू कश्मीर लद्दाख में उन्नति ही देखने को मिली है, प्रॉस्पेरिटी ही देखने को मिली है। लास्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे, स्काई इज नॉट द लिमिट। अब देखिए यहां पे बात आती है इसरो की। अब स्पेस साइंस को और उसकी एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से समझने के लिए इसरो ने तरह तरह के इंस्टीट्यूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में सेटअप करे हैं। तो JNK इज वन ऑफ द रीजन जहां पे एक एडवांस स्पेस रिसर्च सेंटर सेट करा है, नेम्ड आफ्टर सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेज। कहां पे? एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। अब ये एस्टैब्लिश करा गया है अंडर द कोलैबोरेशन ऑफ इसरो एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये प्रीमियर सेंटर माना जाता है नॉर्थ इंडिया में।
तो यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश करने से जो कि इमर्जिंग जियोस्पेटियल और स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे हमको पता लगेगा और जेएनके को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। इसमें फैसिलिटीज़ हैं फॉर द जियोस्पेटियल डेटा एनालिसिस जो कि हमको हेल्प करेगा कि कैसे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, जो यहाँ पे जो मिनरल वेल्थ है यहाँ की, कैसे उसको हम एफिशिएंटली हार्नेस कर सकते हैं और कैसे लैंड यूज पैटर्न्स को भी एफिशिएंटली हम प्लान कर सकते हैं। और बहुत सारी और स्पेस एप्लीकेशंस है जिसको हम टैप कर पाएंगे। डेफिनेटली यूथ को, युवाओं को बहुत मौका मिलेगा कि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था, काफ़ी आईआईटीज़ और एआई जो आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी यहाँ पे सेट करे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर साइंटिफिक कम्युनिटी बनाने की बात होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने की बात होती है, तो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, तो युवाओं को मौके चाहिए, अवसर चाहिए ताकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बिल्डअप कर सकें। यहाँ पे बात करेंगे हैनले स्पेस ऑब्जर्वेटरी के बारे। अब ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि कहाँ पे है, हैनले में, विच इज नियर ले इन लद्दाख। ये एक बहुत प्रॉमिसिंग ऑब्जर्वेटरी साइट बन चुका है ग्लोबली अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी। बिकॉज वाई इतना प्रॉमिसिंग ऑब्जर्वेटरी साइट क्यों बना है? कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्लियर नाइट्स हैं, लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, एक तो रेगिस्तान है, डेजर्ट है ना, तो इस करके यहाँ पे ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं इसको हम, ज़्यादा बारिशें यहाँ पे नहीं आती हैं, रेन शैडो एरिया पे ये लाई करता है, एरोसोल कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी कम है। तो इन कारणों के करके ये जो ऑब्जर्वेटरी है, दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग ऑब्जर्वेटरी साइट्स ग्लोबली। ये आप हैनले स्पेस ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे दिक्पा रत्सा री के बारे। ये हैनले में ही है और इसको एक प्रोस्पेक्टिव साइट चूज किया गया था फॉर अ नेशनल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इनफैक्ट इसके ऊपर काफ़ी स्टडी करी गई थी, 1993 से लेके इसके ऊपर स्टडी करी गई थी कि क्या ये जगह फिट होगी यहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट अगर हमने प्लेस करना है। जो हाईएस्ट पीक है दिक्पा रत्सारी में, दैट इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4517 मीटर्स और उसका नाम क्या रखा है, माउंट सरस्वती। ये क्या है आपके सामने इमेज में, ये है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप जो कि ईस्ट ऑफ माउंट सरस्वती लाई करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा योजना का एनालिसिस सितंबर के मंथ का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस ये वाला। बाकी दोस्तों जाने से पहले, जैसे एडवर्टाइजमेंट हम हर एक वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट फिर से एक बारी मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें 30 टेस्ट हैं। नाउ आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि अगर आप अपने फेयर को ओवरकम करना चाहते हैं, ज़्यादा टेस्ट लिखें, मेंस में हो, प्री में हो। अभी चलो प्री अब थोड़ा और पास में है बिकॉज अब ये साल तो ख़त्म होने ही वाला है। देखते देखते आप जनवरी आ जाएगा और अक्सर अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जो तैयारी है प्री ओरिएंटेड वो टुवर्ड्स द 3rd वीक ऑफ जनवरी शुरू कर देंगे। टाइम कम होता है, साल इतनी जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों अब हम अपनी तरफ से कंप्लेसेंट ना हो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्लीपी क्लासेस के द्वारा भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है। यहाँ पे इसके फीचर्स भी हैं, इसमें डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन रहेगा टेस्ट का, यहाँ पे PYQs भी शामिल रहेंगे, स्टैटिक क्वेश्चंस भी होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे जो कि जनवरी 1, 2022 ऑनवर्ड्स होंगे। ठीक है, तो कॉकटेल सा होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन का भी और फैक्चुअल क्वेश्चंस का भी। आप इसके बारे और जानकारी लेना चाहें तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 और इसके बारे आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। तो दोस्तों मैं लेता हूं आपसे इजाजत और आपको मैं मिलूंगा कल शाम को एडिटोरियल डिस्कशन में। बाकी योजना का वीडियो भी हम लेके आते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।